नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजीएम ग्रुप पर। और आज साथ में स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट के वीडियोज में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसके पार्ट ए के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्नों को हमने सोल्व किया था और उनको समझने की हमने कोशिश की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप जो है उन वीडियोज को देख सकते हैं। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि जब भी नया जो वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट बी जो लेने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 के प्रश्न पत्र का। तो चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है, द्वंद्व योग विधि से 6889 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो द्वंद्व योग विधि की अगर हम बात करें तो यह एक वैदिक विधि है और इसकी सहायता से हमें यहां पर वर्गमूल ज्ञात करना है। तो पार्ट बी में आपको 2-2 नंबर के 5 प्रश्न यहां पर मिलने वाले हैं। तो उन्हीं 5 प्रश्नों को हम आज की क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 2-2 संख्याओं के यहाँ पर जोड़े बना लेने हैं और 2 जोड़े यहाँ पर आपको बनेंगे। तो इसलिए आपके जो वर्गमूल होगा, जो आपका आंसर आएगा, उसमें भी आपको 2 अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको जो वर्गमूल है उसके लिए किस तरह से दोनों जोड़ों को आपको लिखना है। आपको इस तरह से, आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको 3 खंड बनाने। जो पहला खंड है इसको आपको खाली रखना है। मध्य वाले खंड में आपको जो पहला जोड़ा है 68 वो हमने लिख दिया, और जो तीसरा जो आपका खंड है उसमें आपको जो आपका दूसरा जोड़ा है 89 का वो आपको लिख देना है। अब लिखने के बाद में हमें जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट करनी है। तो हम सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला जोड़ा है हमारा 68। तो हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग या तो 68 हमें मिल जाए या 68 से छोटी संख्या हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं 8 का जो हमारा वर्ग है वो 64 है, जो कि 68 से कम संख्या है, 68 से छोटी संख्या है। तो यहां पर हमने 8 जो है मध्य वाले खंड में, यहां पर नीचे जो भागफल हमारा वाला जो कॉलम है, यहां पर हमने इसको 8 को लिख दिया। अब 8 को लिखने के बाद में हमें क्या करना है, जो पहला खंड जो था हमारा, जिसको हमने शुरुआत में खाली छोड़ा था, तो 8 का दुगना हमें जो 16 है यहां पर लिख देना है पहले वाले खंड में। अगर कोई और संख्या होती है, मान लीजिए 6 या 7 होता है, तो 6 का दुगना 12 हम यहां पर 16 की जगह लिख देते। अगर मान लीजिए 7 संख्या हमारे पास आती है तो 7 का दुगना 14 हम यहां पर 16 की जगह लिख देते। तो इस तरह से आप संख्या को यहां पर लिख देना है। तो पहला खंड हमारा हो चुका है। दूसरे खंड में हमने 8 जो है भागफल वाला जो कॉलम है नीचे वाला, यहां पर हमने 8 को लिख दिया। तो 8 का वर्ग 64 था। तो अब 68 में से हम जब 64 घटाएंगे तो हमारे लिए शेष जो बचेगा वो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब जो शेष जो बचा है उसको आपको कहां लिखना है, तो उस शेष को आपको अगला जो तीसरा जो खंड है आपका, उसमें आपको लिखना है। पहले जो 8 है आपका, पहला जो 8 है ये इसके बाद में लिखना है, और जो दूसरा 8 है उसके पहले लिखना है। अर्थात दोनों 8 के बीच में आपको इस 4 को, जो शेषफल बचा हुआ है, उसको हमें लिखना होता है। अब लिखने के बाद में हमें देखिए नया भाज्य हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 48। 4 को हमने लिया और जो ऊपर की संख्या 8 थी, जो दूसरा 8 है, उनको हमने लिया यहां पर। तो हमारा जो नया भाज्य है आपके सामने यहां पर 48 है, हमें नया भाज्य मिल गया। जैसे आपको नया भाज्य मिलेगा तो हमें इस प्रक्रिया के लिए हमें संशोधित भाज्य भी यहां पर निकालना होगा। तो संशोधित भाज्य जो शुरुआत में हम जब नया भाज्य के साथ में ही संशोधित भाज्य हमें निकालना होगा, तो वही हमारा जो संशोधित भाज्य होने वाला है। तो नया भाज्य हमारा 48 है, तो संशोधित भाज्य भी हमारा यहां पर शुरुआत में 48 ही रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब हमें जो भाग प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम जो 48 हमारा जो संशोधित भाज्य आ चुका है, इसमें हमें जो भाजक है यहाँ पर 16 आपका भाजक का काम करेगा, तो 16 का हमें भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने 16 का भाग दे दिया। तो भाग देने पर आपको यहाँ पर लिख लेना आपका जो भागफल है कितनी बार आपका भाग गया, 3 बार गया। और आपका जो शेषफल है वो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 0 आपका शेषफल बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको साइड में लिख दिया। आप भी आराम से बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से इन चीजों को आप लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद देखिए हम यहाँ पर जो बाकी प्रक्रिया है वहां पर हमें कैसे इनको लिखना है। तो हमारा भाग जो गया 3 बार गया, तो जो भागफल वाला जो कॉलम है यहां पर हमने लिख दिया 3। ठीक है, अब 3 लिखने के बाद में जो शेषफल है हमारा, पिछली बार भी हमने जो शेषफल 4 था, दोनों 8 के बीच में हमने लिखा था। इस बार जो हमारा शेषफल आया है वो 0 आया है। तो हमें जो 8 है, जो दूसरा 8 है उसके बाद में, और जो 9 है उससे पहले, अर्थात 8 और 9 के बीच में जो हमें ये जो शेषफल है हमारा 0 आया, वो हमें लिखना है। तो हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 8 के और 9 के बीच में इस 0 को लिख दिया। तो इस तरह से हमें यह शेषफल यहाँ पर लिख देना है। अब वही प्रक्रिया नया भाज्य और नए भाज्य के बाद में हमें संशोधित भाज्य, यहां पर हर बार इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब यहां पर देखिए नया भाज्य हमारे पास आ गया 9। अब हम निकालेंगे नए भाज्य के बाद में संशोधित भाज्य हमें निकालना है।
अब संशोधित भाज्य अगर संख्या आगे होती यहां पर तो हम संशोधित भाज्य निकाल के वापस भाजक का भाग देते और वही प्रक्रिया आगे हम दोहराते रहते। लेकिन यहां पर संख्या हमारे पास खत्म हो चुकी है, तो हमने जो नया भाज्य हमारा 9 है उससे हम संशोधित भाज्य यहां पर निकालेंगे और वही जो संशोधित भाज्य होगा हमारा, वो हमारा अंतिम शेषफल यहां पर कहलाएगा। अगर यहां पर संख्या आगे होती तो इसी प्रक्रिया को हम आगे जारी रखते। तो इस तरह से हमारा जो अंतिम शेषफल है या जो संशोधित भाज्य वो निकल जाएगा। नया भाज्य माइनस भागफल का स्क्वायर करना है आपको, और इस तरह से आपका जो अंतिम जो शेषफल है वो आपका निकल जाएगा। तो हमने नया भाज्य हमारा था 9, तो 9 हमने यहां पर कर दिया, नीचे आप देख सकते हैं यहां पर 9 हमने कर दिया, और जो भागफल है भागफल का स्क्वायर तो वो हमने यहां पर कर दिया भागफल का स्क्वायर। तो भागफल हमारा पिछला भागफल कितना था, आप देख सकते हैं जो पिछला भागफल था हमारा वो था हमारा 9, जो 3 था, सॉरी पिछला भागफल हमारा 3 था, तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, तो 9 माइनस 9 कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया। आप देख सकते हैं 0 बच गया। तो इस 0 को हमने यहां पर 3 के बाद में दशमलव लगा करके यहां पर लिख दिया। अब दशमलव लगा करके क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर आपने ऊपर देखा था 2 जोड़े हैं तो हमें 2 अंक यहां पर मिलने वाले, तो 83 जो है 2 अंक हमारे पास मिल चुके हैं। तो जैसे ही हमें जितने अंक हमारे वर्गमूल में होने वाले उतने अंक मिलने के बाद में हमें दशमलव लगा करके 0 इस तरह से जो शेषफल है वो हमें यहां पर लिख देना है। तो इस तरह से जो हमारा इसका जो वर्गमूल है वो हमारे पास में आ चुका है 83। तो 6889 का वर्गमूल हमने द्वंद्व योग विधि से निकाला, तो हमारा आंसर आ गया 83। तो इस तरह से द्वंद्व योग विधि की सहायता से हम संख्याओं का वर्गमूल बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न भी आपका 2 नंबर में है, लैसे पे मैसे पे और उन संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आएगा, यहां पर आपको एक सूत्र जो है वो आपको याद रखना है। और ये सूत्र क्या है, यहां पर 2 संख्याएं अर्थात 2 संख्या हमारे पास है और उन दोनों संख्याओं का लैसे पे और उन दोनों संख्याओं का मैसे पे। तो इस तरह से हमारे पास 4 चीज आपके सामने हो चुकी है, 4 चीज हमारे पास हो चुकी है, 2 संख्याएं, उनका लैसे पे और उनका मैसे पे। तो इन चारों चीजों में जो संबंध है उसको एक सूत्र की सहायता से आपको याद रखना है। काफी संभावना इस तरह के प्रश्न की 2 नंबर में आने की। तो आपको एक सिंपल सा सूत्र जो है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन दोनों संख्याओं का लैसे पे गुणा उन दोनों संख्याओं का मैसे पे। ये एक सिंपल सा सूत्र है, आपको याद रखना है जब भी लैसे पे मैसे पे और संख्याओं से संबंधित आपका प्रश्न यहां पर आए, तो इस सूत्र की सहायता से आपको यहां पर हल करना है। अब देखिए यहां पर सूत्र में मान रख देते हैं, यहां पर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 525, तो यहां पर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने लिख दिया 525। हो सकता है प्रश्न में आपको 2 संख्याएं अलग अलग मिल जाए, तो दोनों संख्याओं को आपको यहां पर रख देना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और गुणा कर देना है। तो यहां पर डायरेक्ट हमें गुणा दिया हुआ है तो हमने गुणा यहां पर लिख दिया 525। अब बात करते हैं हम दक्षिण पक्ष की तरफ। तो यहां पर लैसे पे, तो लैसे पे हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मैंने लैसे पे को आप सिंपल सा लैसे पे लिख सकते हैं या एक्स भी उसको मान करके यहां पर हल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया, और यहां पर मैसे पे जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ जो मैसे पे प्रश्न में 5 आपको दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने 5 लिख दिया और लिखने के बाद में पक्षांतरण किया, और पक्षांतरण करने के बाद में जो हमारा लैसे पे है वो आ गया 105। तो इस तरह से इस सूत्र की सहायता से आप 4 जो चीजें हैं उनमें से 3 चीज आपको प्रश्न में दी हुई होगी, 4 में से 3 चीज आपको प्रश्न में दी होगी और 1 चीज जो आपको प्रश्न में पूछी होगी। तो आप आसानी से वो जो 1 चीज है वो इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका प्रश्न नंबर 13। यहां पर आपको एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा आपको ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के प्रश्न है, आपको कई बार आपको सिंपली घन की भुजा दे दी जाती है और सूत्र की सहायता से आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा आपको निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है। तो यहां पर हमने सिंपली इसको हल कर दिया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है बराबर 216, तो इस 216 को हमें जो सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसके बराबर आपको कर देना है। तो यहां पर हमने कर दिया 6 गुणा भुजा स्क्वायर, जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 216, तो दोनों को हमने बराबर कर दिया। इस तरह के जितने भी प्रश्न आएंगे आपको इसी तरह से बराबर कर देना है।
और बराबर करने के बाद में आपने भुजा का स्क्वायर बराबर जो 6 गुणा में है भाग में चला गया, तो इसको इस तरह से भाग दिया। आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हल करने के बाद में मैंने जो 36 है उसको 6 की घात 2 के रूप में लिख दिया। 6 की घात 2 के रूप में लिखने से क्या हुआ, जो घात है दोनों पक्षों की वो समान हो गई। तो घात समान होने से उनके जो आधार है वो बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो भुजा है बराबर आ चुकी है 6। तो घन की जो भुजा है हमारी यहां पर आप देख सकते हैं 6 मीटर आ चुकी है। देखिए प्रश्न नंबर 14, एक अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी है। अर्धगोला उसकी त्रिज्या 7 सेमी आपको दी हुई है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के बिल्कुल सिंपल प्रश्न भी आपको बोर्ड के जो एग्जाम में मिलने वाले हैं। यहां पर सीधा आपको जो आपका जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल देना है। तो अर्धगोले का आपका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर जो पाई उसका मान रख दिया आपने 22/7, और जो त्रिज्या दी हुई है अर्धगोले की वो हमें 7 दी हुई है, तो यहां पर हमने 7 रख दिया। आर का स्क्वायर है तो 7 गुणा 7 हमने यहां पर कर दिया, और करने के बाद में 7 से 7 कैंसिल हो गया, और बची जो संख्याएं थी उनको हमने गुणा करके यहां पर लिख दिया। तो इस तरह से आपका जो अर्धगोला है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है 462 वर्ग सेमी। तो इस तरह से सूत्र पर आधारित प्रश्न है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो पार्ट नंबर हमारा सेकंड है उसका जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। एक 24 मीटर ऊंचे पोल पर अर्थात खंबे पर यातायात नियंत्रण के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, ताकि यह पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सके इस कैमरे की सहायता से। तो पोल के चारों ओर अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल हमें यहां पर ज्ञात करना है, अर्थात वह जो क्षेत्रफल है जिसमें आपका जो कैमरा है वो नहीं देख सकता, उसका वृत्त का हमें क्षेत्रफल यहां पर ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह के जो प्रश्न है, आपको यहां पर एक समकोण जो त्रिभुज है उसका हमने निर्माण कर लिया। यहां पर आप देख सकते हैं जो AB है, AB जो मैंने यहां बनाया हुआ है वो आपका पोल है या खंबा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो ए है बिंदु अर्थात खंबे के जो ऊपर है हाइट पर, खंबे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो यहां पर हमने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। तो अब जब आप खंबे के ऊपर कैमरा लगा होगा तो आप देख सकते हैं वो किधर की तरफ से आपका जो है कैमरा जो दिखाई देगा आपको, कैमरा किधर किधर आपका वो कैमरा जो है रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो वो बिल्कुल जो सी आपका जो बिंदु लिखा हुआ है इस दिशा में वो आपका कैमरे का मुंह रहने वाला है, तो यहां से वो आपका यातायात को देख सकता है। तो इस तरह से हमने AC भुजा बना दी जो कि उसकी दृष्टि रेखा है कैमरे की। तो इस तरह से फिर B को हमने C से मिला दिया। तो इस तरह से हमारा एक समकोण जो त्रिभुज है वो आपके सामने बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले चीज देखनी है कि हमें क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खंबा है या जो पोल है उसकी हाइट हमें दी हुई है 24 मीटर, और समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब हो गया। और इसी तरह से अगर हम देखें जो दृष्टि रेखा है, जो कैमरे की जो दृष्टि रेखा है वो 25 मीटर है, तो समकोण त्रिभुज में ये जो हमारा 25 मीटर हो चुका है कर्ण, यहाँ देख सकते हैं आप कर्ण हो चुका है, और यहाँ पर हमारा लंब हो चुका है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण हमारे पास दिया हुआ है, लंब हमारे पास दिया हुआ है। तो इस त्रिभुज ABC में सबसे पहला काम हमें करना होगा, जो तीसरी भुजा है हमारी जो आधार है BC जो आधार है वह है हमें यहाँ पर निकालनी है। तो हमने क्या किया, त्रिभुज जो ABC है उसमें पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा, अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसमें अगर 2 भुजाएं आपको दी हुई है तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय काम में लेते हैं अक्सर। तो यहाँ पर जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यहाँ पर हमें आधार निकालना है, तो हमने आधार का पक्षांतरण करके सूत्र जो निकाल लिया, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। जो कर्ण है हमारे पास 25 है वो रख दिया हमने, और जो लंब है हमारे पास 24 वो हमने रख दिया। और रखने के बाद में हमने इसको जब हल किया तो हमारे पास जो आधार है वो आ चुका है 7 मीटर। जो आधार है वो हमारे पास कितना आ चुका है। अब देखिए आपकी जो आधार है समकोण त्रिभुज में वो आपका आ चुका है 7 मीटर। अब यहां पर आपको एक छोटी सी चीज समझनी है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है अतः पोल के आधार से, अर्थात जो यहां पर खंबा लगा हुआ है B बिंदु पर उसके आधार से 7 मीटर के आगे का यातायात दिखाई देगा। अर्थात इस लाइन का क्या मतलब है, आपको यही छोटी सी चीज अगर यहाँ पर समझते हैं आपको समझ में आती है तो ये जो प्रश्न है आपका बहुत सिंपल आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है हमें प्रश्न में, अदर्शनीय जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल हमें यहाँ निकालना है। तो आप थोड़ा सा अगर सोच सकते हैं, अगर खंबे के ऊपर कैमरा लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि जो BC जो भुजा है, जो ये BC भुजा है इसके बाहरी कैमरा देख सकता है। बिल्कुल पास में जो बिंदु B है अर्थात जो पोल है खंबा है उसके बिल्कुल पास में वो कैमरा जो यातायात को नहीं देख सकता, अर्थात जो BC जो भुजा है उसके बाहर ही वो कैमरा देख सकता है।
तो यहां पर अगर मैं इस खंबे जो पोल है अर्थात जो ए बी जो पोल है आपका खंबा है, इससे चारों तरफ अगर मैं बीसी त्रिज्या का एक वृत्त बना दूं, बीसी त्रिज्या का अगर मैं एक वृत्त बना दूं, तो वो जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा अदर्शनीय क्षेत्रफल होगा, क्योंकि उस गोलाई में जो कैमरा है वो उसके अंदर नहीं देख पाएगा, उससे बाहर ही कैमरा जो है यातायात को देख सकता है। तो आप आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं। अगर आप ये समझ चुके हैं तो हमें यहां पर जो अदर्शनीय जो वृत्त है हमारा, उसका क्षेत्रफल हमें यहां पर निकालना है, और उस वृत्त की जो त्रिज्या क्या होगी आपकी, जो बीसी है, जो आधार है आपका, वही उस वृत्त की त्रिज्या यहां पर आपके सामने होने वाली है। तो अब हमें सिंपली जो 7 सेमी त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है, तो हमें 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो यहां पर निकालना है, और वही जो क्षेत्रफल होगा हमारा अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो यहां पर हमने पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल लिख दिया यहां पर, और आर का जो त्रिज्या है वो 7 सेमी आपकी 7 मीटर आपकी हो चुकी है। तो इस तरह से हमने मान रख दिया, और मान रखने के बाद में आपके सामने 154 वर्ग मीटर जो अदर्शनीय वृत्त है उसका क्षेत्रफल आ चुका है। तो इस तरह से आप अदर्शनीय वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो प्रश्न है, यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में कई बार इस तरह का प्रश्न जो है वो रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से समझिएगा, और इस तरह के प्रश्न आपकी जो बुक है उसमें करने की कोशिश कीजिएगा, और इन वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियोज की सहायता से बोर्ड की जो तैयारी है वो अच्छे से कर सके, और जो प्रश्न हमने लिए हैं यहाँ पर उनसे संबंधित जो पैटर्न है उनको वो हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।